इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। हम लोग देखेंगे कि किस तरह 1498 में वास्को डी गामा एक डायरेक्ट सी रूट को खोजते हुए इंडिया पहुंचा। इस डायरेक्ट सी रूट की डिस्कवरी को एक लैंडमार्क डिस्कवरी के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि यही वो रीज़न था जिसकी वजह से आगे चलकर इंडिया कॉलोनाइज हुआ। तो ये तो हमें समझना ही होगा कि ये डिस्कवरी आखिर हुई कैसे। बट इससे भी पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि यूरोप से इंडिया जाने का ये एक मात्र रास्ता थोड़ी ना है। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके लैंड रूट के थ्रू भी इंडिया आ सकते थे, और चाहते तो मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के बाद रेड सी को क्रॉस करते और फिर अरेबियन सी के थ्रू भी इंडिया आ सकते थे। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही रूट्स उस रूट से काफ़ी शॉर्ट हैं जिसे 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा था। तो फिर उन्हें अफ्रीका के नीचे से घूम के आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड की भी शुरुआत हो गई थी, और हमेशा से ही यूरोपियन मार्केट में इंडियन गुड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती थी। ये लोग भारत से प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, सिल्क और कैलीसोल्स खरीदा करते थे। कैलीसोल्स मतलब कॉटन फैब्रिक। तो यूरोप इन सब चीज़ों को भारत से खरीदता था और इसके बदले भारत को पैसा मिलता था। यानी ये जो ट्रेड था वो यूरोप और इंडिया दोनों के लिए ही बेनिफिशियल था। अब हुआ क्या कि 15 सेंचुरी में यूरोपियन इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी। इसके पीछे का एक कारण ये था कि उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर भी कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनके पास अब खेती करने के पहले से बेहतर तरीके आ चुके थे। उनके पास पहले से बेहतर हल था और कई सारी साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे कि क्रॉप रोटेशन को भी अब वो अपना चुके थे। क्रॉप रोटेशन में होता यह है कि आप एक ही ज़मीन पर डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हो। इससे सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस होती है। कई बार क्रॉप रोटेशन सिस्टम में फोरेज क्रॉप्स जैसे कि लेग्यूम्स और ग्रासेस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इन फोरेज क्रॉप्स को कैटल और शीप्स के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन कैटल्स और शीप्स की हेल्थ इंप्रूव होती है और अल्टीमेटली वो नंबर्स में भी ग्रो होते हुए दिखते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप की वजह से मीट की सप्लाई भी बढ़ती है, और इस मीट को चाहे कुक करना हो या फिर प्रिजर्व करना हो, दोनों ही चीज़ों के लिए स्पाइसेस यानी मसालों की ज़रूरत होती है। तो इस पूरे डिस्कशन से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 15 सेंचुरी के यूरोप को पहले से भी ज़्यादा मसालों की ज़रूरत थी, और ये मसाले अवेलेबल थे इंडिया में। और 1450s तक इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोपियन जनरली दो ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये दोनों ही ट्रेड रूट्स मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टेड थे। पहले रूट को आप लैंड रूट कह सकते हैं। ये पास होता था इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान से। और दूसरा रूट पास होता था इजिप्ट, उसके बाद रेड सी और उसके बाद अरेबियन सी से। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो तुर्की वाला रीजन है, यहाँ पर ऑटोमन तुर्क्स जो थे वो 1450s के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगे। उन्होंने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, और इसके बाद वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने लगे। और आप देख सकते हैं कि 15 सेंचुरी के एंड होते होते सिचुएशन ये हो गई थी कि ये दोनों ट्रेड रूट्स ऑटोमन तुर्क्स के कंट्रोल में आ चुके थे। और प्रॉब्लम ये थी कि ऑटोमन तुर्क्स और यूरोपियंस के संबंध अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट ये एक दूसरे के एनिमीज़ थे। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1453 यानी वो साल जब ऑटोमन तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता, उसके बाद से यूरोप और इंडिया के बीच में जितने भी ट्रेड रूट्स थे वो कट हो चुके थे। और इसीलिए ज़रूरत थी एक ऐसे डायरेक्ट सी रूट की जिसके थ्रू यूरोपियंस इंडिया तक पहुंच सकें। यानी अब अगर यूरोपियंस को इंडिया तक पहुंचना है तो उन्हें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे से घूम कर जाना होगा। और ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय तक ये भी नहीं पता था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये काम मुश्किल तो था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। उस समय तक पानी के बड़े बड़े जहाज बनने शुरू हो चुके थे। इसके अलावा नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काफ़ी सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हो चुके थे। कंपास और एस्ट्रोलोब की मदद से नेविगेशन पहले से ज़्यादा सेफ माना जा रहा था। हालांकि ये जो कंपास और एस्ट्रोलोब हैं, इन्हें यूरोपियंस ने इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लार्ज स्केल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में इनको यूरोपियंस ने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। तो ये जो मिशन है यूरोप से इंडिया तक के डायरेक्ट सी रूट को खोजना, इस मिशन में यूरोप के दो देश लीड कर रहे थे। ये दो देश थे पोर्चुगल और स्पेन। और वो इसलिए क्योंकि नेवल एक्सपीडिशंस में ये दोनों देश यूरोप के बाकी सभी देशों से ज़्यादा वेल इक्विप्ड माने जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में अब एक तरह का कंपटीशन सा चल रहा था कि यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट सी रूट कौन पहले खोजेगा। और क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1450s की, तो ये जो पोर्शन है जहाँ पर हमें वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिख रहा है, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। क्योंकि 1450s तक यूरोपियंस को पता ही नहीं था कि इस तरह के दो कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट भी करते हैं। उनको लगता था कि वर्ल्ड का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कैनरी आइलैंड्स। कैनरी आइलैंड्स की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगल की और देखते हैं कि इस सी रूट को ढूंढने के लिए पोर्चुगल ने क्या-क्या एफर्ट्स किए। तो जब भी सी रूट को डिस्कवर करने की बात आती है तो 3 पोर्चुगीज़ रूलर्स का नाम ज़रूर लिया जाता है। पहले हैं प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता था। उसके बाद बात होती है अल्फोंसो फिफ्थ की, जिन्होंने 1438 से लेकर 1481 तक रूल किया। और उनके बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज़ रूलर थे वो थे जॉन सेकंड, जिन्होंने 1481 से लेकर 1495 तक रूल किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस हेनरी की। प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रिंस हेनरी सोते उठते जागते हर वक्त यही डिस्कस करते थे कि किस तरह यूरोप से इंडिया डायरेक्ट सी रूट के थ्रू जाया जा सकता है। ये इनका एक ऑब्सेशन बन चुका था और इस चीज़ को एकम्प्लिश करने के लिए इन्होंने सेलर्स की साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए सेलर्स के लिए पहले मॉडर्न साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिश किया था। हर किसी को लगता था कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा और इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च के चीफ पॉन्टिफ पोप निकोलस फिफ्थ ने 1453 में प्रिंस हेनरी को पापल बुल ग्रांट कर दिया। ये पापल बुल बेसिकली एक तरह का डिक्री या ऑर्डर था, जिसमें प्रिंस हेनरी को ये राइट दिया गया था कि वो जैसे चाहें वैसे भारत तक का डायरेक्ट सी रूट खोजने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिंस हेनरी ने कई सारे पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स को स्पॉन्सर किया, उनको पैट्रोनेज दी और उनको हर तरह की मदद प्रोवाइड की ताकि वो किसी भी तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सरगमवेंट करके भारत तक पहुंच सकें। बट इन सब प्रयासों के बावजूद प्रिंस हेनरी के जीते जी कोई भी पोर्चुगीज़ नेविगेटर इक्वेटर तक भी नहीं पहुंच पाया। इक्वेटर को भी वो पहली बार क्रॉस कर पाए अल्फोंसो फिफ्थ के रूल के दौरान, जब 1471 में एक पोर्चुगीज़ नेविगेटर ने फाइनली इक्वेटर को क्रॉस किया। इसके बाद पोर्चुगीज़ के इस मिशन में एक मेजर ब्रेक थ्रू तब आया जब किंग जॉन सेकंड ने, जिन्होंने 1481 से लेकर 1495 तक रूल किया था, उन्होंने ये जिम्मेदारी एक पोर्चुगीज़ नेविगेटर बार्थोलोमी डायस को दी कि वो एटलीस्ट अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के साउथ में जाकर देखें और कोशिश करें अफ्रीका की सदर्न टिप को सरगमवेंट करने की, यानी उसके नीचे से घूम के जाने की कोशिश करके देखें। बार्थोलोमी डायस ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो पोर्चुगल से अपनी शिप्स लेकर निकले, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक पहुंचे और उसके बाद सदर्न डायरेक्शन में और आगे बढ़ने लगे। इस समय तक उनको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि अफ्रीका की सदर्न टिप आखिर है कहाँ। अब हुआ क्या कि वो सदर्न टिप तक अभी पहुंचे भी नहीं थे कि यहाँ पर समुद्री तूफान आ गया और इस तूफान ने उनकी शिप्स को बहाकर मौसल बे तक पहुंचा दिया। तो मौसल बे पहुंचने के बाद बार्थोलोमी डायस को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन उन्होंने अफ्रीका की सदर्न टिप को सरगमवेंट कर लिया है। और उनकी इसी रिटर्न जर्नी में 1487 में खोज हुई केप ऑफ गुड होप की। कहने का मतलब ये कि 1487 में अफ्रीका की सदर्न टिप को खोज लिया गया था और इस जगह का नाम रख दिया गया केप ऑफ गुड होप। एक्चुअली बार्थोलोमी डायस ने तो इस जगह का नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर समुद्री तूफानों ने उनकी शिप्स को घेर लिया था और यहाँ से आगे बहा दिया था। लेकिन जब ये बात किंग जॉन टू को पता चली तो उन्होंने इस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म से बदल कर दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट माना जाता है, क्योंकि इस इवेंट के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट हो चुका था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से किस तरह से नेविगेट किया जा सकता है। और हर कोई इस चीज़ को जानता था कि अगर आप एक बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से निकलना सीख गए तो फिर भारत तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि 1487 तक पोर्चुगल ने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी तो कर ली थी, हालांकि अभी तक वो भारत नहीं पहुंच पाए थे। चलिए एक बार नज़र डालते हैं कि इस विषय में स्पेन क्या कर रहा था, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने बोला था कि यूरोप से इंडिया तक के डायरेक्ट सी रूट को खोजने के लिए पोर्चुगल और स्पेन दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे थे। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इस विषय में स्पेन के क्या योगदान रहे। तो यहाँ पर हमें बात करनी होगी क्रिस्टोफर कोलंबस की, जो कि एक जिनोइज यानी इटालियन नेविगेटर थे। इनके पास एक आइडिया था। इनका कहना यह था कि धरती गोल है और अगर धरती गोल है तो हमें यूरोप से इंडिया जाने के लिए अफ्रीका के नीचे से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वेस्ट की तरफ नेविगेट करेंगे और पीछे के रास्ते से भारत पहुंच जाएंगे। स्पेन के किंग फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला को इनका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि भाई जितना पैसा चाहिए आप लो और अपने मिशन पर आगे बढ़ो। तो इस तरह स्पेन की स्पॉन्सरशिप पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट की ओर नेविगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत पहुंचने के बजाय वो पहुंच गए अमेरिका। इसका मतलब ये कि उन्होंने एक्सीडेंटली अमेरिका को खोज लिया था, हालांकि उन्हें यही लगता रहा कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। इस कॉन्टिनेंट का नाम आगे चलकर अमेरिका पड़ा। शुरुआत में इसे कहा गया न्यू वर्ल्ड, यानी एक नई दुनिया। तो हम कह सकते हैं कि 1492 में न्यू वर्ल्ड की खोज हुई और इसी के साथ इस बात का भी भरोसा होने लगा था कि सिर्फ यही नहीं, शायद और भी बहुत सारी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको अभी खोजा जाना बाकी है। और ये बात सच भी है, क्योंकि इस इवेंट के कुछ सालों के बाद साउथ अमेरिका भी डिस्कवर किया गया
और ये जो चीज़ है ये स्पेन और पोर्चुगल के डिस्प्यूट का एक मेजर रीज़न बन गया। दोनों देश आपस में लड़ रहे थे कि अगर न्यू वर्ल्ड डिस्कवर होता है तो उसके ऊपर किसका हक होगा, और जब यूरोप से इंडिया तक का डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर कर लिया जाएगा तो उस पर किसकी मोनोपोली होगी। इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को 1494 की ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में रिजॉल्व किया गया। इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में केप वर्डे आइलैंड से 1300 माइल्स वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन खींची गई। केप वर्डे आइलैंड्स की लोकेशन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये वो पॉइंट है जिसे समझा जाता था कि ये वर्ल्ड का वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, लेकिन अब ये बात खारिज हो गई थी क्योंकि अब पता चलने लगा था कि इसके आगे भी दुनिया है जिसे न्यू वर्ल्ड कहा जा रहा था। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में ये तय किया गया कि जो भी न्यू वर्ल्ड होगा वहाँ पर ट्रेड मोनोपोली स्पेन की होगी, और जो नॉन वर्ल्ड है वहाँ पर ट्रेड मोनोपोली होगी पोर्चुगल की। इसका मतलब ये कि स्पेन और पोर्चुगल अब आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे, और अब ये पूरी की पूरी पोर्चुगल की जिम्मेदारी है कि केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी के बाद अब वो भारत तक के रूट को भी डिस्कवर करें। और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किंग जॉन 2 के रूल के दौरान ही केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई थी। भारत तक पहुंचना अभी बाकी था। किंग जॉन 2 के बाद किंग मैनुअल फर्स्ट का रूल शुरू हुआ, जिन्होंने 1495 से लेकर 1521 तक रूल किया। किंग मैनुअल फर्स्ट ने 1497 में यूरोप से इंडिया तक के डायरेक्ट सी रूट को डिस्कवर करने की जिम्मेदारी एक पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डे गामा को दी। वास्को डे गामा ने केप ऑफ गुड होप को राउंड करने के लिए बिल्कुल वही रूट फॉलो किया जो कि बार्थोलोमी डायस ने डॉक्यूमेंट किया हुआ था, और केप ऑफ गुड होप को सरगमवेंट करते हुए ये पहुंच गए मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक फ्लरिशिंग अफ्रीकन हार्बर था, और मोजाम्बिक पहुंचकर तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वहां पर इन्हें कई सारी इंडिया से आई हुई एंकर्ड शिप दिख गई। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि यहाँ से इंडिया तक सेल करते रहते थे। इसी तरह के एक इंडियन सेलर अब्दुल माजिद को वास्को डी गामा ने हायर कर लिया, और इसके बाद बहुत ही आसानी के साथ मोजाम्बिक से सेल करते हुए वास्को डी गामा कैलीकट पहुँचे। कैलीकट केरला में है, और आज की डेट में इसे हम लोग कोझिकोड के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने केप रूट की डिस्कवरी को कवर किया और देखा कि यूरोपियंस किस तरह डायरेक्ट सी रूट के थ्रू इंडिया